1996 की सुबह अफ्रीका के देश इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक नियमित यात्री विमान उड़ान भरने वाला था। ये एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिसे ऑपरेट कर रही थी इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 961। इस दिन ये विमान उड़ान भरने वाला था अदीस अबाबा और इसका पहला स्टॉप था अफ्रीका का एक और शहर नैरोबी। इसके बाद ये विमान आगे दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जुड़ने वाला था। विमान था एक लंबी दूरी का जेट बोइंग 767। ये विमान अपनी मजबूती और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जाना जाता है। उस दिन इस विमान में कुल 175 लोग सवार थे। इनमें से कुछ यात्री भी थे और कुछ क्रू मेंबर भी। कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, कुछ छुट्टियों पर जा रहे थे और कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये सफर इतिहास में दर्ज होने वाला है, लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार था इस विमान के कप्तान। विमान उड़ा रहे थे अनुभवी पायलट कैप्टन अवेट को हजारों घंटों का फ्लाइट का अनुभव था। उन्होंने पहले भी कई कठिन परिस्थितियों में विमान उड़ाया था। उनके साथ कॉकपिट में को पायलट थे योनास मेकोरिया। दोनों पायलट उस दिन भी बिल्कुल सामान्य तरीके से उड़ान की तैयारी कर रहे थे। कॉकपिट में चेकलिस्ट पूरी की जा रही थी, इंजन की जांच, नेविगेशन सिस्टम की जांच और फ्यूल लेवल की जांच, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान में उतना ही ईंधन भरा गया था जितना इस उड़ान के लिए जरूरी था, क्योंकि विमान को बस अदीस अबाबा से नैरोबी तक उड़ान भरनी थी और ये दूरी ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत दूर की मंजिल से तुलना नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये फ्यूल लिमिट इस कहानी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। इसी बीच यात्रियों की बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी। लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से रनवे को देख रहे थे। एयर होस्टेज यात्रियों को सुरक्षा निर्देश दे रही थी, सीट बेल्ट बांध लें, इमरजेंसी एग्जिट यहाँ है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इन 175 लोगों के बीच 3 ऐसे यात्री भी थे जिनके इरादे बिल्कुल अलग थे। वे बहुत शांत थे, वे किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। ये तीनों लोग कुछ ही देर में इस विमान को हाईजैक करने वाले थे। विमान जैसे ही रनवे की तरफ बढ़ा, इंजन की आवाज तेज हुई और फिर कुछ ही सेकंड में बोइंग 767 आसमान में उड़ चुका था। विमान धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा था। अब विमान धीरे धीरे 37,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। कॉकपिट में सब कुछ शांत था। पायलट ऑटो पायलट सेट कर रहे थे, लेकिन केबिन के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। विमान अब आसमान में था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन केबिन की कुछ सीटों पर बैठे 3 लोग काफी देर से अपनी चुपचाप सातिर नजरों से इधर उधर देख रहे थे, मानो उनके दिमाग में पहले से ही कुछ प्लानिंग चल रही हो। वे बार बार क्रू मेंबर की गतिविधियों को नोटिस कर रहे थे। कौन एयर होस्ट कहाँ खड़ी है, कौन सा रास्ता कॉकपिट की ओर जाता है और कब कॉकपिट का दरवाजा खुलता है। इन तीनों असली हाईजैकर्स के नाम थे नथनाइल हैलू, दूसरे हाईजैकर्स का नाम फिट्सम मोगेस और उनका एक तीसरा साथी। ये तीनों आम यात्री नहीं थे। उनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। उनका मकसद था इस विमान को हाईजैक करना, और सिर्फ हाईजैक करना ही नहीं, वे चाहते थे कि ये विमान उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलिया ले जाए। अब सवाल उठता है, आखिर उन्होंने इतनी अजीब सी मांग क्यों रखी? कोई और भी रास्ता हो सकता था। दरअसल उस समय इथियोपिया में राजनीतिक और आर्थिक हालत बहुत अच्छे नहीं थे। कई युवा लोग बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाना चाहते थे। इन तीनों हाईजैकर्स को भी यही लगता था कि वे अगर किसी तरह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं तो उन्हें वहां रहने को जगह मिल सकती है। लेकिन उनकी योजना में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्हें विमान के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। उन्हें यह तक नहीं पता था कि जिस विमान को वो हाईजैक करने जा रहे हैं वो इतनी लंबी दूरी तक उड़ ही नहीं सकते। अदीस अबाबा से ऑस्ट्रेलिया की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि उस विमान में भरा ईंधन अदीस अबाबा से नैरोबी तक ही उड़ान भरने के लिए था। लेकिन हाईजैकर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा था अगर वे पायलट को मजबूर करेंगे तो वो किसी तरह विमान को ऑस्ट्रेलिया तक ले जाएगा, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी प्लानिंग तैयार की। उन्होंने हथियारों की तरह इस्तेमाल करने के लिए कुछ साधारण चीजें अपने साथ रखी, जैसे कि कांच की बोतलें और कुछ नुकीली चीजें। उनका इरादा था कॉकपिट में जबरन घुसकर पायलट को डराना और फिर विमान की दिशा बदलवाना, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था प्लानिंग का अंत इतना भयानक होने वाला है। विमान उड़ान भर चुका था, करीब 20 मिनट गुजर चुके थे। कई यात्री अब आराम से बैठ गए थे, कुछ लोग सो भी चुके थे, लेकिन इन्हीं तीनों की नजरें लगातार कॉकपिट के दरवाजे पर थी। उन्हें बस एक मौका चाहिए था, और वो मौका जल्द ही आने वाला था, क्योंकि एक एयर होस्ट कॉकपिट में पायलट के लिए खाना लेकर जा रही थी। जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुला, तीनों हाईजैकर्स अचानक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और तेजी से कॉकपिट के अंदर जबरन घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में केबिन के अंदर चीख
पुकार मच गई। एक हाईजैकर ने एयर होस्ट को धक्का दिया और दूसरे ने कॉकपिट के अंदर घुसने की कोशिश की, मानो उनकी पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी। पायलट और को पायलट को अचानक समझ आया कि ये कोई सामान्य झगड़ा नहीं है, ये एक हाईजैक है। कॉकपिट के अंदर हालात बहुत डरावने हो चुके थे। हाईजैकर चिल्ला रहे थे, उनकी मांग साफ थी, विमान को ऑस्ट्रेलिया ले जाओ। लेकिन कप्तान लेउट अबाटे जानते थे ये लगभग असंभव है। उन्होंने हाईजैकर्स को शांत करने की कोशिश की और हाईजैकर्स को समझाना शुरू किया। पायलट ने उन्हें फ्यूल गेज दिखाया। उन्होंने समझाया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स सुनने को तैयार नहीं थे। उनका जवाब साफ था, हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, नहीं तो हम सबको मार देंगे। अब विमान के अंदर एक अजीब स्थिति बन चुकी थी। एक तरफ थे 3 हाईजैकर्स जो अपनी मांग पर अड़े थे, दूसरी तरफ थे पायलट जो जानते थे ये मिशन असंभव है, और बीच में थे 170 से ज़्यादा पैसेंजर जिनकी जिंदगी अब इस कॉकपिट में लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर थी। लेकिन असली समस्या अभी शुरू हुई थी, क्योंकि हाईजैकर्स को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था विमान के ईंधन की एक सीमा होती है, और अगर वो खत्म हो गया तो आसमान में उड़ रहा ये विशाल जेट सीधे नीचे गिर सकता है। और कैप्टन अबाटे के सामने एक बेहद मुश्किल चुनौती थी। उन्हें समय भी जीतना था, पैसेंजर की जान भी बचानी थी। लेकिन क्या वे ऐसा कर? समय धीरे धीरे बीत रहा था, मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा लग रहा था तो ये विमान आसमान में ही फ्यूल खत्म होने के खतरे में आ सकता है। उन्होंने फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स लगातार उन्हें देख रहे थे। स्थिति बेहद नाजुक थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हाईजैकर्स का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि पायलट उन्हें धोखा दे रहा है। अगर तुमने विमान की दिशा नहीं बदली तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। कॉकपिट के अंदर यह सुनकर माहौल और भी डरावना हो गया। अब यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। कप्तान अबाटे के सामने अब एक बहुत कठिन फैसला था। अगर वे हाईजैकर्स की बात मानते हैं तो विमान कुछ ही घंटों में फ्यूल खत्म होने से क्रैश हो सकता है, और अगर वे उनकी बात नहीं मानते तो हाईजैकर्स पैसेंजरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। दोनों ही रास्ते खतरनाक थे, लेकिन कप्तान ने फैसला किया वो आखिरी पल तक यात्रियों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। विमान अब धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा था। कप्तान ने इसे अफ्रीका के पूर्वी तट की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि अगर फ्यूल ख़त्म होता है तो समुद्र के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जा सकती है। ये एक बहुत जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही एकमात्र संभावना थी। अब विमान में फ्यूल तेजी से ख़त्म हो रहा था। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, फ्यूल वार्निंग लाइट जल चुकी थी। कप्तान अबाटे ने आखिरी बार हाईजैकर्स से कहा, अगर हम अभी नहीं उतरे तो ये विमान गिर जाएगा। लेकिन हाईजैकर्स अब भी अपनी जिद पर अड़े थे, मानो जैसे वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ यात्रियों को अब खिड़की से समुद्र दिखाई देने लगा था। विमान धीरे धीरे नीचे आ रहा था और सभी को एहसास हो रहा था कि शायद ये विमान किसी रनवे पर नहीं उतरने वाला, बल्कि समुद्र में उतरने वाला है। विमान अब कई घंटों से आसमान में था और अब सबसे बड़ा डर सच होने वाला था। ये वही डर था जिसके बारे में कप्तान बार बार हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे। फ्यूल लगभग ख़त्म हो चुका था। ये विमान था बोइंग 767 और ये वही हाईजैक की फ्लाइट थी, इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 961। कॉकपिट में बैठे कप्तान लेउट अबाटे, को पायलट योनास नकोरिया अब एक बहुत मुश्किल स्थिति में थे। एक तरफ 3 हाईजैकर्स थे जो अब भी यही कह रहे थे विमान को ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, और दूसरी तरफ कोई एक चेतावनी लाइट थी, फ्यूल वार्निंग। कॉकपिट में एक तेज बीप आवाज़ आई। ये आवाज़ थी जिससे हर पायलट डरता है। फ्यूल सिस्टम चेतावनी दे रहा था। कप्तान अबाटे ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था अब समय बहुत कम बचा है। उन्होंने शांत आवाज़ में हाईजैकर्स से कहा, अगर हम अब भी नहीं उतरते तो ये विमान समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन हाईजैकर्स का जवाब फिर भी वही था, झूठ बोलना बंद करो, सीधा ऑस्ट्रेलिया जाओ। अब कप्तान ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने हाईजैकर्स को फ्यूल गेज दिखाया। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स को तकनीकी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि पायलट बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कॉकपिट में तनाव बढ़ चुका था, हर सेकंड भारी लग रहा था। विमान अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और कुछ यात्रियों को खिड़की के नीचे नीला समुद्र दिखाई देने लगा। यह था हिंद महासागर। विमान अब मोरोस द्वीपों के पास पहुंच चुका था। वहाँ एक छोटा सा द्वीप मौजूद था, ग्रैंड कोमोरे। द्वीप के पास स्थित एक छोटा एयरपोर्ट, इब्राहिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरह इस एयरपोर्ट तक पहुंचना। लेकिन अब समस्या यह थी, फ्यूल इतना कम बचा था कि शायद रनवे तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता था। इसी बीच केबिन के अंदर यात्रियों को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इंजन की आवाज़ बदल रही थी। कुछ लोग खिड़की से समुद्र देख रहे थे।
एक यात्री ने धीरे से कहा, हम समुद्र के ऊपर क्यों उड़ रहे हैं। कुछ लोग अब घबराने लगे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक महिला अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी और एयर होस्ट लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच ये था कि अब स्थिति किसी के काबू में नहीं थी। एक इंजन बंद हो चुका था, कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। कप्तान नवाटे ने तुरंत कंट्रोल संभाला। अब विमान सिर्फ एक इंजन के सहारे उड़ रहा था, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा इंजन भी फ्यूल की कमी से बंद हो सकता था। हाईजैकर्स अब भी चिल्ला रहे, लेकिन अब उन्हें भी गलत महसूस होने लगा क्योंकि विमान की स्पीड कम हो रही थी। हाईजैकर्स के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान नवाटे जानते थे कि अब रनवे पर पहुंचना लगभग असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। अगर रनवे तक नहीं पहुंच सकते तो समुद्र में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग की कोशिश करनी होगी। ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है क्योंकि बड़े जेट विमान पानी पर उतरने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाए विमान टूट सकता है। लेकिन अब यही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब यात्रियों को भी समझ आने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विमान तेजी से नीचे उतर रहा था। खिड़कियों से समुद्र बहुत करीब दिखाई देने लगा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ लोग बस खामोश बैठे थे, मानो जैसे उन्होंने किस्मत के सामने हार मान ली हो। कॉकपिट में कप्तान नवाटे पूरी कोशिश कर रहे थे। कप्तान नवाटे पूरी तरह शांत थे, मानो उनके चेहरे पर एक सन्नाटा दिखाई दे रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि विमान को स्थिर रखा जाए। उन्होंने समुद्र की सतह को ध्यान से देखा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने को पायलट से कहा, ब्रेन्स फॉर इम्पैक्ट। ये वो पल था जब हर पायलट जानता है कि अब टकराव होने वाला है। अब सब कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला था। हाईजैकर्स के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान नवाटे जानते थे कि अब रनवे पर पहुंचना लगभग असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। अगर रनवे तक नहीं पहुंच सकते तो समुद्र में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग की कोशिश करनी होगी। ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है क्योंकि बड़े जेट विमान पानी पर उतरने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाए विमान टूट सकता है। लेकिन अब यही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब यात्रियों को भी समझ आने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विमान तेजी से नीचे उतर रहा था। खिड़कियों से समुद्र बहुत करीब दिखाई देने लगा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ लोग बस खामोश बैठे थे, मानो जैसे उन्होंने विमान इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 961 अब पूरी तरह खतरे में था। दोनों इंजन लगभग बंद हो चुके थे, ईंधन खत्म हो चुका था और आसमान में उड़ता ये बेजान परिंदा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। कॉकपिट में कप्तान लियो टवाटे पूरी कोशिश कर रहे थे कि विमान का संतुलन बनाए रहें, लेकिन अब उनके सामने कोई रनवे नहीं था। नीचे था विशालकाय समुद्र, वो भी हिंद महासागर का खुला पानी जो कोमोरोस द्वीपों के पास फैला हुआ था। और उसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा द्वीप दिखाई देने लगा, ग्रैंड कोमोरे। विमान अब तेज़ी से नीचे उतर रहा था। इंजन बंद होने के बाद विमान अब एक ग्लेडियर की तरह उड़ रहा था, यानी पायलट सिर्फ हवा के सहारे नियंत्रण कर सकते थे। लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा था। कप्तान नवाटे जानते थे अगर उन्होंने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो ये विमान सीधे समुद्र से टकरा सकता है। लेकिन अब केबिन में अफरा तफरी का माहौल था और इसी अफरा तफरी का असर सीधे विमान के कंट्रोल पर पड़ रहा था। अब समुद्र बहुत पास आ चुका था। कॉकपिट में कप्तान ने धीरे से कहा, ब्रेन्स ब्रेन्स। ये वही शब्द होते हैं जो किसी भी क्रैश से पहले बोले जाते हैं। विमान की स्पीड अब काफ़ी तेज़ थी, लेकिन कप्तान कोशिश पानी से टकरा गया। टकराव इतना तेज़ था कि विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बायां पंख पानी से टकराकर टूट गया और विशाल बोइंग 767 दो हिस्सों में टूटने लगा। समुद्र का पानी केबिन के अंदर तेज़ी से भरने लगा। यात्रियों की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। कुछ लोग अपनी सीट से उछल गए, कुछ लोग सीट बेल्ट में फंसे रह गए, कुछ लोग सीधे पानी में जा गिरे। समुद्र के बीच भयानक दृश्य था। विमान के टुकड़े चारों तरफ तैर रहे थे। सैकड़ों लोग पानी में संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग लाइफ जैकेट पहन चुके थे, कुछ लोग मलबे के टुकड़ों को पकड़कर उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोग पानी के तेज झटके से बेहोश हो चुके थे। इस पूरी घटना को एक अनोखी चीज़ ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया। समुद्र के किनारे कुछ पर्यटक मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति के पास कैमरा था और उसी कैमरे में इस विमान की समुद्र में गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। जब बाद में ये वीडियो दुनिया के सामने आया, हर कोई हैरान रह गया